वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं हम लोग में, जो चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी तरह का डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन ये रहता है कि आखिर कौन से फ्लूइड में आज तक हम लोगों ने जितने भी तरह के डोजेस फॉर्म्स पढ़े, जितने भी टेस्टिंग्स देखे, उस सब में कॉमन क्या था कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के बारे में डिटरमाइन करते हैं जिसमें कि फ्लोर है, जिसके थ्रू अगर हम कोई भी दवा का इंटेक करते हैं तो वो बॉडी फ्लूइड्स के तहत पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे और साथ ही साथ उसे उस साइट तक पहुंचाए जहाँ पे उसको एक्ट करना है। सपोज अगर हमने कोई भी दवा लिया जो हार्ट से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्टली हार्ट पे ही पहुंचना चाहिए। वो कैसे पहुंचेगा? इस बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, चाहे मैंने आईवी के थ्रू दिया, आईएम के थ्रू दिया, या एंड मेनी मोर, बहुत से तरीके से हम लोगों ने दिया। अल्टीमेटली क्या है, यानी कि आज हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स, ताकि फ्लो मेंटेन रहे और साथ ही साथ हम लोग का जो भी दवा ले या कोई भी एक्शन है, उस फ्लो के तहत हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिले। तो आइए उसे एक एक करके हम लोग इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले कि आखिर ये फ्लूइड होते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे फ्लूइड, जैसे हम लोगों ने टिश्यू में देखा था, क्या देखा था, हम लोगों ने ऊपर से अंदर की तरफ देखा था, तो एक चीज कॉमन था, हमारा फ्लूइड। फ्लूइड ही था जो हर फ्लो को मेंटेन किया था, हर ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल था, हर केमिकल मैसेंजर्स में वो रिस्पॉन्सिबल था। तो आइए आज हम लोग उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा कि बॉडी में एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें फ्लो की अगर जरूरत है तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड में ब्लड ही तो है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गन। इवन न सिर्फ ये ह्यूमन सिस्टम की मैं बात करूं, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज अवेलेबल हैं अर्थ पर, उन सभी में ब्लड ही है जो उनके अलग अलग फॉर्म्स में। और दूसरी बात कि इस ब्लड के फ्लो से ही आज हम लोग ये देख सकते हैं कि दो चीज हम लोग में रेस्पॉन्सिबल है, एक है कि ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। अगर ये ब्लड फ्लो किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर साइट पे जाता है, सपोज ये हार्ट है, तो अगर हम लोग बात करें तो अगर ये डायरेक्टली हार्ट पे जा रहा है तो इसे हम लोग क्लोज सिस्टम कर देते हैं। और वही अगर डायरेक्टली हार्ट पे भी आ रहा है, साथ ही साथ इसके पागल में लंग्स है, उसमें भी ब्लडी फ्लूइड जा रहा है, हार्ट में भी जा रहा है, और साथ ही साथ बहुत से जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गन है उसमें भी ऑर्गन बात होते हुए चला आ रहा है। तो वो क्या था? ओपन सिस्टम था। तो आज इन्हीं ब्लड के थ्रू आज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इसी सिस्टम के थ्रू डिफ्रेंशिएटेड है। और साथ ही साथ ये जो बॉडी फ्लूइड है वो सिर्फ अकेला नहीं है, इसके पास बहुत से टाइप जैसे फ्लूइड मैट्रिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में देखा था कि हर साइट का, हर लोकेशन का साइज, शेप, बॉडी वॉल्यूम, जितना इनटेक करने की टेंडेंसी, सभी चीज अलग है। इसीलिए तो टिश्यू भी हर जगह अलग अलग था, इसीलिए तो हर सिस्टम में अलग अलग स्पेसिफाइड सिस्टम इन्वॉल्वमेंट था। क्या कारण था? यहाँ इसका मतलब है कि बॉडी फ्लूइड भी वहाँ प्रेजेंट तो रहेगा, बट अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे अगर हमको बोन की बात करें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, अगर हम सिंपल फ्लो की बात करें तो प्लाज्मा के बेसिस पे। और साथ ही साथ इस फ्लूइड में, क्योंकि अब देखिए, अब ये जो बॉडी फ्लूइड है वो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे भी चीजें होंगी जो अगर कोई पैथोजेन है, सपोज मैं इस पैथोजेंस को येलो से डिटरमाइन करता हूँ कि ये हमारा जो पैथोजेंस है वो किसी ऑर्गन सिस्टम को डिस्टर्ब करने जा रहा है। और अगर ये हमारा बॉडी फ्लूइड्स चला आ रहा है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड चला आ रहा है, अगर इसमें फेगोसाइटिक करेक्टर अगर रहे तो इस सभी चीजों को वो इनगल्फ कर लेगा। और जब ये इनगल्फ कर लेगा तो हमारा जो ऑर्गन था, सपोज हम मानते हैं कि हार्ट है, वो
पैथोजन से प्रोटेक्टिव हो गया। तो अल्टीमेटली क्या था कि इसमें अलग अलग फॉर्म जैसे WBC होते हैं, इसमें इसिनोफिल्स होते हैं, बहुत से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वो क्या किए, फैगोसिटाइज, तो यानी कि बॉडी फ्लूइड न सिर्फ फ्लो में ही रिस्पॉन्सिबल है बल्कि बॉडी में प्रेजेंट पैथोजन में एज ए प्रोटेक्टिव में पार्टिसिपेट भी ले सकता है, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। तो आइए इसे हम लोग अलग अलग वे से देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। अगर इतना अमाउंट है तो अल्टीमेटली कुछ तो ऐसा फॉर्म उसका एक यूनिफाइड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। तो आइए उसे देखते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली क्या था कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बन के रहा है। और इसमें जो प्लाज्मा था, जैसा मैंने कहा था कि सिंपल सा फ्लूइड स्ट्रॉ कलर्ड के होते हैं। विस्कस फ्लूइड का नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 90 to 92% प्लाज्मा इज वाटर, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट आपके वाटर के ही होते हैं। और जो बचे कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो आपके 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि अब फेगोसाइटिक करेक्टर भी होनी चाहिए। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उससे भी बचना चाहिए, उस वो चीज़ हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट में पढ़ते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट हो गए, ल्यूकोसाइट हो गए, प्लेटलेट्स हो गया, कलेक्टिवली कॉल्ड अ फॉर्म्ड एलिमेंट। दे कंस्टिट्यूट नियरली अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। ये होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें, जैसा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा, कि ये चीज इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारे बॉडी ऑर्गन एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहे किसी भी पैथोजन से। तो यही चीज तो है जो अब देखिए, कोई भी अगर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, यानी कि कोई भी जो प्रोटेक्टिव पावर है उसी में कमी आ जाना। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अभी करेंटली चला ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस में क्या कारण था, वो उन्हीं को इफेक्ट कर रहा था जिसकी इम्यून सिस्टम, और बेसिकली उसमें WBC जो फैगोसाइटिक करेक्टर को जनरेट करते थे, तो उसे वो डिस्टर्ब था, इसलिए हमें कोई डिजीज, यानी कि डिजीज भी हो गया। यानी कि ऐसा बात है कि अगर कुछ हमें ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर अपने डिफिनेट अमाउंट से वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें इम्यूनिटी से भी हाथ धोना पड़े और साथ ही साथ डिजीज प्रॉन भी हो सके। तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड को और कोई भी हेल्दी पार्ट्स को या हेल्दी पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहना, और शुड बी प्योर। अगर उसमें कुछ भी प्रकार की इम्प्योरिटी है तो शायद हमारा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हुए वो आखिर किस किस फॉर्म में है और कितने में। जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि अप्रॉक्स 45% होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें सबसे पहली बात है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स एक तरीके की RBC को हम लोग दूसरे नाम से एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, आर द मोस्ट एबंडेंट सेल of all the cells in the blood. A healthy adult man has on an average about 5 million to 5.5 million of RBC per millimeter cube of the blood। देखिए, ये किसका यूनिट है जो कि ब्लड का कॉम्पोजिशन इतनी होनी चाहिए। RBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। इसका साइड भी डिफिनेट है कि रेड बोन मैरो में ही इस ब्लड का फॉर्मेशन हो सकता है। और साथ ही साथ इस RBC की ये खासियत है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता। इसी न्यूक्लियस नहीं रहने बट हाँ, इसके पास एक टेंडेंसी है कि ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ये कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि RBC are the divide of the nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. They have red colored, क्योंकि इसमें आयरन है। आयरन इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहा गया है, और जिस कलर के कारण इसको कहा गया था, जो कि रेड ब्लड से क्या मेन कंपोनेंट था, ये आयरन प्रेजेंट रहता है। हेल्दी इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होते हैं every 100 ml of the blood। These molecule play a significant role in transport of respiration। जैसा मैंने कहा कि इसके पास ऑक्सीजन को इनटेक करके और उसे कॉम्बाइन करने की इसके पास बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है। और साथ ही साथ इसकी भी अपनी एक लाइफ स्पैन है जो कि अबाउट 120 डेज है, और उसके बाद वो जाके स्टोर कहाँ पे होगा, तो आपके स्प्लीन में होगा। अब जैसा मैंने कहा था कि RBC ट्रांसपोर्ट तो कर सकता है बहुत ही आराम से एक जगह से, बट कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हमें पैथोजन से बचाते हैं, वो है आपके WBC ल्यूकोसाइट, are also known as the white blood cells as they are colorless,
ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर न्यूक्लिएटेड। यही डिफरेंस है एक एरिथ्रोसाइट्स में और ल्यूकोसाइट्स में। ल्यूकोसाइट में क्या है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, जिसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को ये कॉम्बाइन नहीं कर सकता, बस फेगोसिटाइज और अपना प्रोमिनेंट काम कर सकता है। यही चीज लिखा are relatively lesser in number, which in average about 6,000 to 8,000 per millimeter cube of blood. Leukocytes are generally short-lived, approx week तक का इनका लाइफ स्पेन रहते हैं, उससे ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं। सो क्या हुआ, अल्टीमेटली फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक ऐसे फॉर्म्स में ब्लड में प्रेजेंट हुए जिसके थ्रू आज जितने भी फेगोसिटाइज हैं, जो भी हमें बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब इन्हीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के थ्रू मिल रहे हैं। और सबसे बेसिक चीज ये होता है कि अब ये जितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे वो किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनका अलग अलग नेचर, क्योंकि मैंने कहा था कि टिश्यू में हर एक एक टिश्यू का एक अपना फंक्शन है, स्क्वैमस है, कॉल्यूमनर है, कॉलम है, क्या है, ये सब एक अपना स्पेसिफाइड फंक्शन, तो इन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम तो होंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे जो WBC हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं बट इनके फंक्शन के बेसिस पे ये लोग अलग अलग बेसिस पे डिफरेंट, जैसे ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट। अब इसमें कॉमन क्या है, और अग्रेनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स आर द अग्रेनुलोसाइट। अब देखिए, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी कॉम्पोजिशन और इनका फंक्शन क्या है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा एबंडेंट में पाया जाने वाला है, यही चीज यहाँ लिखा, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। फिर उसके बाद आता है आपके बेसोफिल। बेसोफिल्स आर द लिस्ट ऑफ 0 पॉइंट, सबसे कम में प्रेजेंट होने वाले बेसोफिल्स है 0.5 to 1% अमॉन्ग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, जैसा मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा रहते हैं और मोनोसाइट्स 6 to 8%। मोनोसाइट्स से जो अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फेगोसिटाइज करने के, यही चीज लिखा, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। बेसोफिल्स, अब कुछ इनकी सिक्रेटरी ने, क्या मैंने कहा था इनके फंक्शन पे, बेसोफिल क्या करेंगे, हिस्टामिन सिक्रीट करेंगे, सेरोटोनिन, हेपारिन आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। eosinophils resist infection and are also associated with allergic reaction. lymphocyte देखिए, eosinophil एलर्जी के लिए और बेसोफिल इन्फ्लामेशन के लिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं बट क्या है, ये सभी ग्रेनुलोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट 20 to 25%, इसमें बी और टी बनता है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। जैसा मैंने कहा कि जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो न सिर्फ फ्लो में ही नहीं बल्कि हमें प्रोटेक्टिंग के रूप में, एज अ प्रोटेक्शन, हमारे ऑर्गन्स को इनसाइड बॉडी में सबसे ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं। अब इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज होता है वो होता है लिम्फ। ये जो लिम्फ है, ये लिम्फ सबसे नीचे, और इसमें कैपिलरी फ्लूइड, क्योंकि देखिए हम लोग का टिश्यू होगा, टिश्यू के नीचे ब्लड होगा, ब्लड फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे आर्ट्रियोल वेन्स में, फिर फर्दर आर्ट्रियोल्स, फिर उसके बाद विनलेट, और उसके नीचे जो रहते हैं, जो सबसे ज्यादा और एक्सचेंज में रेस्पॉन्सिबल परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं हमारे लिम्फ। ये क्या करते हैं लिम्फ, कि लिम्फ एज ए ड्रेनेज सिस्टम, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्सचेंज करेंगे कैपिलरी के थ्रू और कैपिलरी के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसमें फैट्स को हटाने में सबसे बड़ा योगदान इनका लिम्फ का रहता है। यही चीज यहाँ पे लिखा है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier of nutrient, hormones, fats are absorbed through lymph in the lacteal present in the intestinal well, जैसा मैंने कहा। अब देखिए, जैसा मैं कह रहा कि एकदम बिल्कुल इनसाइड टिश्यू रहते हैं। अब देखिए, ब्लड passes through the capillary in the tissue, some water along with a small water soluble substance moves out into the space between the cells of tissue, leaving the large protein and most of the formed element in the blood vessel। देखिए, ये एज बचाव भी तो एक तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो फ्लूइड रिलीज आउट हुए इसे इंटेस्टिनल फ्लूइड भी कहते हैं, और टिश्यू फ्लूइड। It has a small mineral distribution as that in plasma। अब देखिए, अब कोई भी चीज, अगर सपोज ये टिश्यू है तो टिश्यू अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालेगा, यहाँ से
ऑक्सीजनेटेड लेगा और नॉन ऑक्सीजनेटेड, मान के चलते एक तरह के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक्सचेंज भी करवाएगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू द फ्लूइड। सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, उसे ही तो कहते हैं हम लोग लिम्फ। सो अल्टीमेटली ये हमारे ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी ब्लड की ऐसे सिस्टम है कि एक फ्लो से लेके एक एक्सचेंज तक का जो पाथवे होता है वो एक सिंपल ब्लड के ही थ्रू आज पूरी बॉडी सिस्टम्स इसी पे टोटली डिपेंडेंट है। सो आई होप ये आपको बॉडी फ्लूइड अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।